की तो हूँ आ पड़ू सक एक रंगोली उठन एक मिनट अरे पड़ू जरा आपस लई चुप कर ले मैंने वीडियो ले सही बात है गुस्सा हो रही पहले तो करते हैं और आप प्रगतिशील किसान हैं अनार की खेती के और उनके पास में बैठे हैं हमारे स्थानीय वरिष्ठ नागरिक निबाराम जी मेघवाल। आप स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवी हैं। आपके पास में ठाकरा राम जी देरू, आप व्यवसायी हैं और शुद्ध सात्विक दृष्टि वाले व्यवसायी हैं और रामसनी संप्रदाय की धारा में बहने वाले और शुद्धतम व्यवसाय करने वाले आप व्यवसायी हैं। आपके पास में बैठे हैं हुक्मा राम जी सोयल, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच लोनागला ग्राम पंचायत के हमारे युवा साथी। आपके ठीक पास में विराजमान हैं श्रीमान जोगाराम जी दर्जी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, व्याख्याता और प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगेवा। और आपके ठीक पास में विराजमान हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सेन। आप बजाज फाइनेंस और मोटर वाहन इंश्योरेंस का काम करते हैं। सिंदरी में आपका प्रतिष्ठान है। आपके ठीक पास में श्रीमान विष्णु कुमार जी विष्णुई, प्रबंधक शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक सिंदरी। आप में से कई विद्यार्थी आपके बैंक में व्यावसायिक शिक्षा के फील्ड विजिट के दौरान जाके आए हैं। आपके प्रतिष्ठान को, आपके बैंक को और आपकी अगली पंक्ति में विराजमान है प्रहलाद सिंह जी, कनिष्ठ अभियंता समग्र शिक्षा पंचायत समिति पायला कला। हमारे न्यूज में पता है कि हमारा करियर कैसा होना चाहिए या कैसा हम लोग चयन करें कि हमारा भविष्य यदि सुंदर होगा, अच्छा होगा, तो निसंदेह देश का भविष्य सुंदर और उच्चतम होगा। क्योंकि हम लोग जितने नन्हे मुन्ने विद्यार्थी विराजित है, ये आने वाला कल का हिंदुस्तान है, कल का भारत है। तो इसी पावन श्रृंखला में पधारे विभिन्न विभागों के अधिकारियों का, व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का ग्राम पंचायत लोनागला और स्थानीय विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए शिक्षा जगत के प्रकाश स्तंभ के रूप में इस विद्यालय में कार्यरत सभी गुरुजनों का, शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगनगर के प्राचार्य महोदय, जिनका एक टॉपिक भी रखा है टेलरिंग। टेलरिंग में समझते हैं हम लोग आज के युग की बहुत बड़ी एक, हालांकि दो टेलर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा के प्रांगण में करियर डे का ये भव्य आयोजन, ये भव्य प्रस्तुति आप बैंक से जुड़े होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जन धन खाते खुलवाकर आप सभी लोगों को बैंक सेवा से जोड़ा।
उनका विजन कितना शानदार था कि आज लगभग देश के 90% लोग बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं को यूज कर रहे हैं। अब आप सभी के मन में विचार आता होगा कि मैं बैंक सेवा से, बैंकिंग क्षेत्र से, इंश्योरेंस क्षेत्र से कैसे अपना करियर बनाऊं। तो उसके लिए मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि बैंकिंग सेवा में से जोड़ने के लिए मिनिमम योग्यता आपकी ग्रेजुएट यानी स्नातक है। वो कोई मैटर नहीं करता कि आपने स्नातक किस विषय से किया है, चाहे आपने आर्ट से किया हो, आपने कॉमर्स से किया हो, आपने इंजीनियरिंग की हो, आपने सीए किया हो, आपने लॉ किया हो। हर एक विद्यार्थी जो स्नातक है, चाहे उसने किसी भी विषय से स्नातक की हो, बैंकिंग सेवा में आने के लिए वो पूर्णतः तैयार है। अब बात आती है कि अपने बैंकिंग स्नातक हमने कर लिया, हमारे मार्क्स अच्छे हैं, हम बैंकिंग सेवा में जाना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रोसेस क्या होगा। देश में दो तरह के मेनली बैंक काम कर रहे हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिन्हें अपने PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसके तहत हमारे बैंक आते हैं। आपके सिंधरी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बालोतरा जाओगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुल मिला के 12 नंबर ऑफ PSU भाग में काम कर रहे हैं, जिनकी पहले संख्या 27 थी, अब मर्जर के बाद वो संख्या 12 रह गई है। उसके अलावा 45 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका एक मेरा भी बैंक है राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय जोधपुर। 45 RRB देश में काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन RRB को बनाने का सरकार का मोटिव ये था कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध ही नहीं हो पाती थी। उन्हीं लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए RRB का गठन किया और आज के तारीख RRB किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से कम नहीं है। जो काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं वो सारे के सारे बैंक RRB कर रहे हैं। जो भी आप बैंक में काम करते हो, किसी ग्राहक को बहुत जरूरत है, उसको अर्जेंट नीड्स है कि उसको थोड़ा वित्तीय सहयोग मिले, उसको जब उसका काम पूरा होता है, उसके चेहरे की खुशी देख के एक सुकून मिलता है कि साहब आपने मेरा काम किया। और जब आप घर पे आते हो उस शाम आप सोचते हो कि उस चेहरे की खुशी से बढ़कर आपके लिए कोई आनंद हो ही नहीं सकता। हालांकि आपने किया कुछ नहीं है, आपने अपना काम किया है, पर उस चेहरे की खुशी आपको बहुत आनंद देती है। तो एक बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बैंकिंग सेवा में जितने से ज्यादा, मुझे 8-10 साल बाद इसी में से कोई मिलना चाहिए कि साहब मैंने आपका उस दिन उद्बोधन सुना था और आज मैं इस बैंक में कार्यरत हूं। उस खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। अपने करियर बनाई कैसे? करियर बनाने के लिए IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक एग्जाम लेती है, जो एग्जाम हर साल आयोजित किया जाता है। उसमें 3 तरह की पोस्ट होती है। फर्स्ट वन ऑफिस असिस्टेंट, जिसको अपने क्लर्क बोलते हैं, कैशियर बोलते हैं। उसके अलावा अधिकारी ऑफिसर, जिसको अपने बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और थर्ड वन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर ट्रेजरी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर लॉ, मेडिकल ऑफिसर। मैं बता रहा हूं कि कोई भी क्षेत्र में आपने चाहे स्नातक किया है, आप बैंक सेवा में जा सकते हैं। IBPS एग्जाम हर साल आयोजित होता है, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। मिनिमम एज 18 ईयर क्लरिकल के लिए और ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स। आप उसमें जैसे ही एनरोल करोगे उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा लगभग हिंदी, इंग्लिश,
रीजनिंग, मैथ्स, जीके, ये उसके कोर्स रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद आपकी मेंस परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा आपने पास कर ली, उसके बाद आपका साक्षात LIC लाइफ इंश्योरेंस और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा जिसको बोलते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए स्नातक कंप्लीट करने के बाद एक इनका IIA का लाइसेंस होता है, उसके एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद अपन इस फील्ड में परिपूर्ण काम कर सकते हैं। इसका अपने को एक लाइसेंस मिलता है कि आप इंश्योरेंस कर सकते हो और इंश्योरेंस में अपनी बढ़िया लाइफ सेटल भी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद। और कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो इंश्योरेंस सेक्टर में तो कहना चाहिए मैं ये पैसे वापस भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, मुझे पैसे किस कारण लेने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। फाइनेंस तो जैसे नीड के लिए जिस रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लेना चाहिए। जैसे रोजगार के लिए अपने फाइनेंस ले लिया, सबसे पहले अपनी अर्निंग भी देखनी चाहिए कि मैं इतना मंथली पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अर्निंग के हिसाब से छोटी EMI करवा सकते हैं, बड़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। सर जी सर, छोटी छोटी EMI पर आजकल फोन ले रहे हैं और फोन ले रहे हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है, तो ये मुझे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? मैं तो अभी मैंने 12वीं की है, इस बारे में बताइए सर। सर जी, ये एक सुविधा है कि बेटा सूल मत पकड़ना, सूल तो थोड़ी पकड़ेगा जब पैन हाथ में नहीं हो। यदि पैन असफल हो जाए तो सूल पकड़ लेना। तो मुझे आज बॉन्ड ऐसा दिया है जिसको उन्होंने नकार दिया था, लेकिन बहुत अच्छा है कि ये मेरा पैतृक व्यवसाय है और उसके संबंधित मुझे जानकारी है। मैं सिलाई नहीं करता लेकिन जानकारी से करता हूं। और मैंने पहले भी साक्षरता में रहते हुए एक महिलाओं का सिलाई प्रशिक्षण भी गार्डनी नारी विद्यालय में रखा था, जिसमें 25 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, उनको मशीन चलाना सिखाया, कटिंग कैसे करते हैं, कैंची कैसे पकड़ते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है। क्यों, कैंची चलाना भी हर एक के बस की बात नहीं है और मशीन चलाना भी हर एक बस की बात नहीं है। कहीं चलाते चलाते उंगली नीचे चली जाती है और सुई उसमें से निकल जाती है, और ऐसा कई बार हुआ है। और मेरे हाथों से मैंने कहीं की सुई निकाली, मैंने कहा कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है। तो मशीन चलाना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो सिलाई कला वर्तमान में तो राज्य सरकार से डिमांड भी चल रही है हमारे समाज की कि सिलाई कला बोर्ड को मान्यता दी जाए, और सिलाई कला बोर्ड यदि मान्यता मिल जाती है तो ये भविष्य में बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। क्योंकि सरकारी मान्यता भी, किसी भी कला को यदि सरकारी मान्यता मिलती है तो वो कला बहुत आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो भी उत्पादन होगा वो सरकारी स्तर पर बिकेगा। कोई भी खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। तो हम सिलाई कला के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सिलाई कला के बारे में मुझे बिंदु दिया तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, सामान्य सी जानकारी कि पहले तो आप जो सिलाई मशीन आती है उसको खरीद लो और अपने घर ले आओ। सबसे पहली बात, सिलाई मशीन अपने घर में है तो हम सिलाई सीख सकते हैं। सिलाई मशीन और कैंची आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि घर में ट्रैक्टर चलाना सीखता है। जिसके घर में 4 व्हीलर व्हीकल है वो 4 व्हीलर चलाना सीख जाएगा, जिसके घर में बाइक है तो वो बाइक चलाना सीख जाएगा। तो आपके घर में भी सिलाई मशीन है तो आप सिलाई जरूर सीखने को लायक होंगे। तो पहली बात तो इन मालिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप घर जाएं और अपना गृह कार्य करें। पहले शिक्षा, मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर सिलाई मशीन पकड़ें, नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने हमेशा मेरे को मना किया और वास्तव में मेरे को मशीन दिखाई देती है कि हमें हमारी मंजिल तक जाना है। और ये जो आपका कैरियर डे का आयोजन यहाँ पे किया गया है, इसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से, क्योंकि आप विभिन्न क्लास के छात्र हैं, तो क्लास 6 से लेके 10 तक तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस क्लास में है, जो पाठ्यक्रम आपका है, उसी पे आप पूरा फोकस करें। उसके साथ साथ खेलकूद में भी अपनी अच्छी रुचि है।
क्योंकि अगर आप रोजाना खेलते हैं तो उससे आपका दिमाग जो है तरोताजा रहता है और वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में बहुत ही योगदान देता है। देखिए, बात सफल होने की है और जो सफलता का आनंद आता है ना, वो सिर्फ सफल होने के बाद ही आ सकता है। आप सफल होने से पहले उस चीज का आनंद नहीं ले सकते। हम में से लगभग सभी किसान वर्ग से आते हैं और हमारे सभी पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो लोग खेती करते हैं, कुछ की जॉब भी होगी, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, वो तपती धूप में काम करते हैं, वो माँ का चूल्हे के पास बैठना, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि वाकई में वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमारी माँ हमें बिना मांगे भी रोटी खिला देती है, उससे बड़ा प्यार और कुछ नहीं। ये चीज जब मैंने तब देखी जब मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ, तब जो मेरे माता पिता के चेहरे में जो खुशी थी ना, उस खुशी का अंदाजा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब देखिए, बात ऐसी है कि सोचना आपको है कि जाना कहां तक है, और ये सोचने के लिए ना तो आपके पास में बैठा हुआ आपका साथी काम आएगा, ना कोई और, वो है तो सिर्फ आप। आप यहां सवाल पूछने से झिझकते हैं कि आप पूछ लेंगे तो क्या सोचेगा। देखिए, हो सकता है आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो, तो आप खड़े होंगे तो आपके दोस्त कहेंगे कि तूने तो गलत हिंदी बोल दी। भले ही उसने सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन वो हमेशा अपनी टांग खींचने की कोशिश करेगा। उन्हें हंसने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मेरी भी शिक्षा की शुरुआत यहीं पे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरसियों की ढाणी से हुई थी। 3 साल तक तो मैंने भी यहां से शिक्षा प्राप्त की। यहां के बाद मैं अपने पिताजी के साथ भीनमाल चला गया। जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है ना, उसका तो कोई मोल नहीं है। और मैंने 4 साल की उम्र में अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई शुरू करी। तो माँ का घर में अकेले रहना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है। लेकिन जो संघर्ष मेरे पिताजी ने किया है ना, मेरे उठने से 2 घंटे पहले उनका उठ जाना, दूध लाना, और तो मैं एक पहाड़ की चोटी पे रहता था जो कि 656 सीढ़ियां ऊपर थी, और मेरे उठ जाने से पहले उनका सीढ़ियां उतरना, वापस उतनी ही सीढ़ियां चढ़ना, दूध गर्म करना, मुझे उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, और ये लगातार 5 साल तक उन्होंने क्रिया की। और इसके बाद जो मेहनत का रिजल्ट मुझे मिला, वो है मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। उस नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई। आज जो हमारे यहाँ उपस्थित जो महानुभाव है, जिस तरीके से जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वैसे बहुत से मार्गदर्शन मुझे भी मिले, और उनका बतौर साफ रिजल्ट आज आपके सामने है। देखिए, आज जो सम्मान आपने देखा है, जो माला है, जो साफा, मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो आप में से भी बहुत सारे लोग सफल होकर यहां पर आए, उनका सम्मान किया जाएगा। और ऐसा होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि मालाएं भी कम बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो बेशक आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। अब बात मैं थोड़ी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कर दूं, तो मेडिकल फील्ड में के अंदर 5 साल का अनुभव है और आप मैथमेटिक्स के अंदर टैलेंट है, तो एडीओ की भर्ती होगी, जिसको मंडल लेवल पर आप उनके संपूर्ण एलआईसी के जितने भी अभिकर्ता है, उनके काम काज का मेंटर या जितना भी उनका खर्चा है, या उनकी जहाँ मीटिंग होगी वहाँ आपको मोटिवेशन के लिए बुलाया जाता है, और काफी अच्छी सैलरी भी आपको वहां से दी जाती है। इसमें मैं विशेषकर एलआईसी के तौर पे मैं हर साल कम से कम करीबन 3 साल के अंदर 7 जगह विजिट और मेरे को टूरिस्ट मिले, जिसके अंदर अभी अंतिम टूरिस्ट मैं जम्मू और कश्मीर गया, तो वहाँ जीवन बीमा निगम लिमिटेड की एक बहुत बड़ी ऑफिस थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर जो ऑफिस ऑपोजिट पे जितने काम करने वाले लोग थे, जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक थी, लेकिन उसकी तुलना
हम वापस यहाँ आकर के अपने मरुस्थली इलाके के अंदर या राजस्थान के अंदर करें तो उनकी संख्या न के बराबर मानी जा सकती है। तो इसलिए अपने इस क्षेत्र के अंदर अपन सोशल मीडिया का यूज करते हैं, लेकिन अपन उसका यूज करना नहीं जानते। अपन RCIT 12th करने के बाद प्रत्येक बच्चा करता है, लेकिन अपन RCIT करने के बदौलत उसको एक फीस दे के आ जाते हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारी मार्कशीट आई है कि नहीं। लेकिन RCIT आप कोर्स करने जाते हो तो उसको 3 महीने के अंदर तो मध्यस्थ आके दोनों पक्षों को नुकसान हो जाता है। यानी जिसका धन बेचा जाना था शायद वो कीमत में कुछ ज्यादा था, और जिसको जो धन खरीदना था वह उसे धन उस कम कीमत में भी मिल सकता था, परंतु दोनों पक्षों के द्वारा मध्यस्थ का इस्तेमाल करने के कारण दोनों पक्षों को ही उसमें नुकसान उठाना पड़ता है और वह धन मध्यस्थ को हस्तांतरित होता है। यहाँ शायद कमलेश जी की भूमिका सकारात्मक नहीं हो सकता है। कमलेश जी का यह प्रयास था, ये उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं कि मध्यस्थ नुकसान करता है, धन किसी का उसे फोकट में मिलता है। यहाँ कमलेश जी ने शायद आपके लिए सकारात्मक प्रयास किया कि कम से कम बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं तो जो बच्चों के मन की जिज्ञासा है उसको मैं जो वक्ता है उस तक रखूं, परंतु पहले बार आगे आकर बोलने के लिए मन में एक संकोच जो भरा हुआ है कि क्या पता मैं गलत बोल दूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। ये दो चीजें बात हुई। इस पहली बात यह है कि खड़ा होने के लिए यह आवश्यकता है कि इस बात को भूलो कि क्या पता मैं गलत बोल जाऊंगा। पहले ये सोचो कि ये जो मेरे आसपास में बैठे हैं वो मेरे से बेहतर कोई नहीं है। सबसे पहले अगर ये विचार मन में आएगा कि अगर मेरे जो आसपास में बैठे हैं वो मेरे से अच्छा बोल रहे हैं, तब तो मैं बोल रहा हूं उससे पहले बोल जाते हैं, यानी मेरे से अच्छा बोलने वाला शायद कोई नहीं है, इसलिए मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है, तो आधी चीजें तो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि क्या पता मैं क्या बोल जाऊंगा, इसके कारण से लोग हंसेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इस बात को भूलना पड़ेगा। मेरे किसी कार्य के करने से या मेरे किसी कुछ बोलने से दुनिया हार जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, इसके लिए प्यारा बनना पड़ेगा। आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी, खूब सारे गुरुजन भी सुनाते हैं कि एक कुएं में मेंढक थे, मेंढक बार बार कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो असफल होते जा रहे थे। परंतु एक ऐसा मेंढक जो चढ़ते 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 कुएं से पार होकर बाहर आ गया। तो जिस प्रकार आपसे गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न पूछो, उसी प्रकार उस मेंढक का भी इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ। एक हो सकता है ये बात काल्पनिक हो कि भाई ऐसी तेरी क्या खासियत रही। देखो यूं है, दुनिया में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करता है, हो सकता है मेहनत में कुछ कमी रह गई, उससे वो असफल हो सकता है, उसकी तरफ कोई ध्यान किसी का जाता नहीं। परंतु जो मेहनत करते करते कुएं की दीवार के पार हो गया, उसका इंटरव्यू होना था। भाई देखिए IAS की परीक्षा में खूब सारे लोग बैठते हैं, फ्री में 15 गुना पास किया जाता है, 1000 पद है तो 15,000 लोगों को, फिर मेन में उन 15,000 लोगों में से जैसे 1000 पद है तो 3 गुना 3000 को, उन 3000 में से 1000 का चयन होता है। क्या 1001 नंबर पे रहने वाले में इतनी कोई ज्यादा कमी थोड़ी थी? जो मेरिट क्रमांक 1000 में आया, 1001 में रह गया, उसको कोई ज्यादा कमी नहीं थी, परंतु 1001 में की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और 1000 नंबर वाला का इंटरव्यू ले जाता। उसी प्रकार उस मेंढक का भी इंटरव्यू हुआ कि भाई बताइए आप पूरे 100 मेंढक थे, उसमें से सारे के सारे कैसे असफल हो गए या कुएं को पार नहीं कर पाए थे, ऐसी क्या खासियत है?
साथ ही साथ जो असफल हो गए थे उनसे भी पूछा गया कि भाई तुम्हारे साथी ने दीवार पार करके बाहर हो गया और तुम असफल क्यों हो गए। तो उन्होंने बताया पता नहीं, मुझे तो मैं चढ़ रहा था दीवार, चढ़ते चढ़ते 2 मीटर चढ़ा, 3 मीटर चढ़ा, 4 मीटर चढ़ा, पीछे शेष साथी कह रहे थे तू नहीं चढ़ पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, और मैं वापस गिर गया। और फिर मैंने दोबारा से इच्छा ही नहीं की कि क्या पता मेरे साथी हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, इसलिए मैंने सभी की जो असफल होने वालों की यही कहानी थी, जो सफल हुआ उससे पूछा कि भाई